सो एनालॉग सर्किट के लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं कि एनालॉग सर्किट्स। तो क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हमारे कितने तरीके के हो सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का मतलब है कि इसके अंदर एटलीस्ट वन कम से कम एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होना चाहिए। तो ये इसकी मेन कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चिप मतलब जैसे बीजेटी एफईटी ये सब चीज़ें उसमें यूज़ होनी चाहिए कम से कम, तो उसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। सर्किट पूरा हो गया, काफ़ी सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई चीज़ को हम सर्किट बोलेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले एनालॉग टाइप का सर्किट हो गया। ये अलग अलग टाइप के सर्किट हो गए, एग्जाम्पल एम्पलीफायर। फिर है ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हमारा डिजिटल हो गया, और नंबर 3 मिक्स्ड सिग्नल हो गया, जैसे कि एडीसी डीएसी, जिसमें एनालॉग भी इस्तेमाल होता है डिजिटल भी इस्तेमाल होता है, और फिर डिजिटल और एनालॉग एक साथ। तो मिक्स सिग्नल मतलब जैसे इनपुट एनालॉग हो सकता है, आउटपुट डिजिटल हो सकता है, या फिर इनपुट डिजिटल आउटपुट एनालॉग। तो मेन हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में, जैसे कि एनालॉग सर्किट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, ये यहाँ लिखे हुए हैं, और डिजिटल को क्यों यूज़ करें, क्या उनके एडवांटेज हैं। तो एनालॉग सिग्नल सारे रियल टाइम सिग्नल्स होते हैं। पहली बात, सारे रियल टाइम सिग्नल एनालॉग सिग्नल होते हैं, मतलब जो भी नेचर में मौजूद है वो एनालॉग सिग्नल है, और यहाँ पे कोई कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यूज़ करेंगे, क्योंकि सिग्नल तो एनालॉग था नेचर में, फिर आपको एक एडीसी को यूज़ करना पड़ेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके बाद आप डिजिटल सिग्नल को इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर भेज सकते हैं। ये चीज़ हुई। तीसरा क्या है, यूज टू प्रोड्यूस हाई पावर सिग्नल्स, और ज़्यादा पावर के सिग्नल भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं एनालॉग टाइप मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, बट डिजिटल में ऐसा नहीं हो सकता। डिजिटल काफ़ी लो पावर पे वर्क करता है। अब डिजिटल के खुद के क्या एडवांटेज है कि ईजी टू कंस्ट्रक्ट है, लेस इफेक्ट ऑफ नॉइज़ है डिजिटल के अंदर, और प्रोग्रामिंग ईजी है उसकी, और स्टोर्स डिजिटल डेटा इन मेमोरीज, और डेटा हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं मेमोरीज के फॉर्म में। जो हमने पढ़ा डिजिटल सर्किट्स के अंदर रजिस्टर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं इसमें, शिफ्ट रजिस्टर्स में। तो ये इसके खुद के कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिजिटल का डिसएडवांटेज यही हुआ कि आपको पहले सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल है नेचर में, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वो अपने पर्सनल यूज़ के ऊपर आता है कि आपको कब कौन सा यूज़ करना है। आपको अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चाहिए जो आसानी से बन सके, जिसमें नॉइज़ का इफेक्ट कम हो, तो डिजिटल पे जाइए। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं कॉम्प्लेक्स बने लेकिन वर्क जल्दी करे, और मतलब उसमें डायरेक्ट हमें कोई कन्वर्जन ना यूज़ करना पड़े, या फिर हाई पावर के लिए चाहिए, तो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे जाइए। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। तो एनालॉग सर्किट्स करीब 10 to 12 मार्क्स आता है ईसी के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी करीब 8 to 10 मार्क्स हो जाता है। तो उसको कुल इस तरीके से बांटा गया है कि पहला डायोड सर्किट्स, ओके, 2+1 मतलब 1 2 नंबर का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है 1 नंबर के। फिर बीजेटी सर्किट्स, बीजेटी के बाद आ गया हमारा एफईटी सर्किट्स, एफईटी में जेफेट और मॉसफेट। तो मॉसफेट हमारा गेट के सिलेबस में है, और जेफेट हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में है। फिर हमारा ओपैम। तो 1 2 3 4 ये मेन हमारे कैटेगराइजेशन हुए, और लास्ट में कुछ हमारे अदर टॉपिक्स जो रह जाएंगे, वो टॉपिक्स वो एक आध नंबर में आ गया तो ठीक, वरना नहीं। मेन हमारे 4 टॉपिक्स हैं। सो इस तरीके से 2 4 जा 8 और +4 12 नंबर मैक्सिमम पहुँचे। डायोड सर्किट एज अ स्विच हम यूज़ कर सकते हैं। डायोड को ये सबको पता होना चाहिए, डायोड है तो इसको एज अ स्विच कर सकते हैं। अगर इसको ओपन किया, मतलब अगर ओपन कर दिया तो ये स्विच, मतलब कह रहे हैं कि स्विच को हमने क्लोज कर दिया, मतलब नॉर्मल कन्वेंशन की भाषा में बड़ा उल्टा हो जाता है। मतलब इस तरीके से अगर ओपन किया तो हमारा ये स्विच ऑफ हो गया, मतलब कुल मिला के, और यहाँ से पावर आगे बढ़ना, करंट आगे जाना चली गई। और अगर इसको फॉरवर्ड वाइस कर दिया, ये रिवर्स वाइस होगा, ये फॉरवर्ड वाइस होगा। तो ये स्विच हमने बोला कि क्लोज हो गया या ऑन हो गया, और यहाँ से करंट आगे जा सकती है। तो डायोड सर्किट के अंदर रेक्टिफायर विद डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स, ओके, वोल्टेज रेगुलेटर, जिसमें जीनर डायोड का सबसे ज़्यादा नाम है। एमसीक्यूज़ भी आते हैं, जहाँ भी वोल्टेज रेगुलेटर से रिलेटेड चीज़ पूछी जाती है एमसीक्यू में, उसका आंसर सीधे जीनर डायोड ही होता है। फिर हमारे क्लिपर, क्लैम्पर और वोल्टेज डबलर और डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स लास्ट में, जहाँ पे थोड़े हाई फाई सर्किट्स होते हैं, 2 या 3 डायोड अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी सब चीज़ें हैं। तो ये डायोड सर्किट्स का सिलेबस हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बीजेटी सर्किट्स।
सो बीजेटी के अंदर सिंपल सा है कि दो तरीके का एनालिसिस होता है, एक डीसी एनालिसिस होता है जो हमारा सिंपल होता है, मैक्सिमम टॉपिक्स इसी पे रहते हैं, और दूसरा हमारा स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस होता है। सो डीसी एनालिसिस के अंदर हमारे पूरे बीजेटी सर्किट्स नॉर्मल पढ़ना, डीसी लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट पढ़ना, फिर बायस स्टेबिलिटी, बीजेटी बायसिंग इंपॉर्टेंट है, करंट मिरर, थर्मल रनअवे, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे डीसी एनालिसिस में आते हैं। और एक टॉपिक बोला तो एनालिसिस ऑफ स्मॉल सिग्नल बीजेटी एम्पलीफायर्स एट मीडियम, लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब स्मॉल सिग्नल बीजेटी एम्पलीफायर्स हैं पहली चीज़, किस तरीके की डिवाइसेस ये बताएगी, और उसको 3 अलग अलग कैटेगराइजेशन में पढ़ना, मीडियम के लिए, लो के लिए और हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो ये हमारा एसी एनालिसिस हुआ। देन आते हैं मॉसफेट और जेफेट सर्किट्स पे। तो मॉसफेट हमारा मॉसफेट बाइसिंग हो गया, जैसे बीजेटी बाइसिंग थी, और जेफेट बाइसिंग हो गया, ये दोनों बाइसिंग के बारे में हो गए। जेफेट से रिलेटेड केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया। और फिर आगे एनालिसिस ऑफ स्मॉल सिग्नल एफईटी एम्पलीफायर्स एट मीडियम, सेम वही चीज़ कि एनालिसिस ऑफ स्मॉल सिग्नल तो वो मीडियम, लो और हाई फ्रीक्वेंसीज पे जैसे बीजेटी में था। फिर एक्टिव लोड इन मॉसफेट एम्पलीफायर्स, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमॉस इन्वर्टर। तो ये हमारा मॉसफेट के अंदर आ गया। मॉसफेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉरी काफ़ी सालों से हो गया है गेट के अंदर। देन नेक्स्ट है हमारे ओपैम सर्किट्स। सो ओपैम नेक्स्ट है। ओपैम के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओपैम। ओके, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर सबसे पहला, फिर बेसिक्स ऑफ ओपैम हमारे जो भी होते हैं, और जिसमें हम ओपैम को काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ आ जाता है। फिर नेगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन ऑफ ओपैम, फिर पॉजिटिव फीडबैक एप्लीकेशन ऑफ ओपैम जिसके अंदर स्कीमेटिक ट्रिगर आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है। एंड देन लास्ट में नॉन आइडियलिटीज़ इन ओपैम। तो लगभग सारी चीज़ें हम पहले आइडियल कंडीशन में पढ़ेंगे, फिर नॉन आइडियलिटीज़ भी क्या होती हैं ओपैम में, ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ओपैम खत्म होता है। फिर कुछ हमारे छोटे मोटे मिसलेनियस टॉपिक्स, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स, फीडबैक एम्पलीफायर्स, तो ये दोनों तो चलो गेट में सिलेबस में हो गए। इसी तरीके से ट्यून्ड एम्पलीफायर जो हुआ और पावर एम्पलीफायर, ये हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ही आता है, गेट के अंदर नहीं है। और ऑसिलेटर्स हमारा है जो पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और IC 555 टाइमर जो कि अब लगभग गेट के सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी पढ़ना सही रहता है। तो ये 4 टॉपिक छोटे छोटे गेट के लिए और बचे 2 इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा। तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये सारा सिलेबस ख़त्म हुआ हमारे 5 पार्ट में। फिर बुक की बात आती है तो सेड्डा स्मिथ सबसे अच्छी बुक है, और डोनाल्ड नीमन भी आप कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस करने हैं। इनके केवल सॉल्व एग्जाम्पल्स उन लोगों के लिए जिसके पास पूरा 1 साल है तैयारी के लिए, प्रेफर करें तो। ओके, फिर डायोड से शुरू करते हैं पढ़ना। अब डायोड पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं पहले डायोड के। ये हमारा एक आइडियल डायोड है जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं एरो बना के। तो ये हमारा P साइड होता है, और ये जहाँ एरो जा रहा है ये हमारा N साइड होता है। ओके, तो यहाँ का वोल्टेज हम लिखते हैं VP, और यहाँ का वोल्टेज इसीलिए लिख रहे हैं VN। ये हमारा आइडियल डायोड है। तो कुछ इस तरीके का डायोड है ये हमारा, PN जंक्शन ही डायोड होता है। सो ये हमारा PN जंक्शन डायोड हो गया। अब इसमें P साइड और N साइड इसी को हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं बस। अब यहाँ पे क्या होता है कि VP अगर VN से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव साइड का वोल्टेज अगर ग्रेटर देन है नेगेटिव साइड से, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है, मतलब वो ऑन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो वो करंट को फ्लो करने देगा। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहे हैं। फिर हमारा VN अगर बड़ा है VP से या इक्वल भी है, इस कंडीशन में तो हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा, और क्या होगा, वो रिवर्स बायस में होगा, और वो करंट को फ्लो करने नहीं देगा। तो डायोड हमारा एज ओपन, इस तरीके से ओपन हो जाएगा वायर, मतलब डायोड को वहाँ से गायब ही कर देंगे, करंट को फ्लो करने नहीं दे रहा, इसलिए इसको इस तरीके से शो करते हैं। ये तो आइडियल डायोड की बात आई। फिर प्रैक्टिकल डायोड की बात करते हैं। प्रैक्टिकल डायोड में एक चीज़ और ऐड हो जाती है अलग से, वो इम्पॉर्टेंट है। वो जो चीज़ है वो है V गामा। ओके, तो V गामा की वैल्यू 0.7 होती है फॉर सिलिकॉन डायोड, कट इन वोल्टेज की अगर बात करें, और 0.2 वोल्ट होती है फॉर जर्मेनियम डायोड। जर्मेनियम के लिए कम होती है, ये याद रखेंगे। तो V गामा जब इंक्लूड हो जाता है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो VP है वो VN से बड़ा होना चाहिए, है ना। VP VN से बड़ा होना चाहिए। इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं आइडियल डायोड के लिए।
इसका क्या मतलब है कि Vp माइनस Vn जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका यही मतलब है ना। ये अभी हम बात कर रहे हैं आइडियल डायोड की, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। बट अभी किसी ने ये डिफाइन नहीं किया कि कितना बड़ा होना चाहिए। ये जो डिफरेंस, ये क्या है, एक तरीके का डिफरेंस ही तो है पोटेंशियल का, जो पॉजिटिव नेगेटिव साइड के बीच में है। तो अभी हमें ये नहीं बोला गया कि कितना बड़ा होना चाहिए। अगर यही चीज़ डिफाइन कर दी गई यहाँ, तो ये है कि अगर ये 0.1 से भी बड़ा है, मतलब बस बड़ा है, थोड़ा सा अंतर भी है, तो भी आइडियल डायोड कंडक्ट करने देगा। बट प्रैक्टिकल डायोड का जो कट इन वोल्टेज खुद का होता है वी गामा, जब तक वो उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो, मतलब ये जो लिखा है Vp माइनस Vn कम से कम वी गामा से बड़ा होना चाहिए। अब वी गामा मतलब 0.7 सिलिकॉन डायोड के लिए है, तो अगर ये 0.7 से बड़ा है, अगर ये 0.8 है, मान लो ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि डिफरेंस 0.8 है अगर, तो डायोड ऑन हो जाएगा और वो कंडक्ट करने देगा। अगर यही चीज़ यहाँ पे समझते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर यही चीज़ Vp माइनस Vn हमारा मान लो कि वी गामा से लेस है और इक्वल भी हो सकता है, तो Vp माइनस Vn किसके इक्वल हो गया, मान लो इक्वल टू हो गया 0.6 वोल्ट, किसके लिए, सिलिकॉन डायोड के लिए, सिलिकॉन डायोड के लिए हो गया। अब 0.6 वोल्ट है। अब देखो अगर प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, बट सेम कंडीशन में अगर ये 0.6 वोल्ट है, मान लो 0.6 वोल्ट है, तो आइडियल में ये ऑन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है इतना बड़ा कि सेम कंडीशन के लिए 0.6 वोल्ट का डिफरेंस है Vp माइनस Vn का, पॉजिटिव 0.6 वोल्ट, तो वो ऑफ है क्योंकि उसको वी गामा से बड़ा होना चाहिए था। और आइडियल डायोड के लिए वो ऑन हो जाएगा क्योंकि उसको तो बस 0 से ही बड़ा होना है। तो ये चीज़ समझो कि एक्चुअल हम देख क्या रहे हैं, हम ये Vp माइनस Vn का डिफरेंस की बात कर रहे हैं पूरे टाइम पे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ बेसिक से ख़त्म हुई। उसके बाद आते हैं कि करंट इक्वेशन ऑफ डायोड, ये इंपॉर्टेंट है। करंट इक्वेशन ऑफ डायोड इंपॉर्टेंट है। तो I इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू वी अपॉन ईटा Vt माइनस 1। ईटा हमारा एफिशिएंसी बोले यहाँ पे, या आइडियलिटी फैक्टर होगा, एफिशिएंसी नहीं होगा, आइडियलिटी फैक्टर होगा। ये चीज़ हो गई। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ समझने वाली है। अगर आपको सॉरी आई फाइंड करना है, टू फाइंड आई, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और अगर वी फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है कि उल्टा कर दिया है, वी को इधर रखते हुए और बाकी सबको उधर ले गए। तो ईटा Vt ln 1 प्लस आई अपॉन आई नॉट, तो दो फार्मूले हैं, आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू वी अपॉन ईटा Vt माइनस 1। तो इसी को हमने इस तरीके से चेंज कर लिया है। एक फार्मूला याद रखेंगे, इससे दूसरा बना सकते हैं। तो ये चीज़ है, आई क्या है, जो इस डायोड से करंट जा रही है, वोल्टेज क्या है, इस डायोड के अराउंड जो वोल्टेज है। तो ये चीज़ें हैं। अगर यही लिखा है कि यूज़ फार्मूला अकॉर्डिंगली, अगर आपको वोल्टेज पता है तो आप ये वाला फार्मूला नोन करो जब वोल्टेज पता है, और अगर आपको करंट पता है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करो क्योंकि यहाँ पे ये करंट यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू वी अपॉन ईटा Vt माइनस 1, करंट इक्वेशन फॉर डायोड। अब ईटा क्या है, हमारा आइडियलिटी फैक्टर है जो कि 1 के इक्वल होता है जर्मेनियम के लिए, और एट द सेम टाइम 2 के इक्वल होता है बट स्मॉलर करंट की अगर बात करें सिलिकॉन के लिए, तो बहुत ही रेयर इसको लिखना पड़ता है 2। नॉर्मली हमारा फिर से सिलिकॉन के लिए भी 1 होता है फॉर लार्जर करंट, अगर करंट बड़ी है। और नॉर्मली अगर बात करें, अगर गिवन नहीं है तो अपने हिसाब से इसको हमेशा ईटा को बाय डिफॉल्ट 1 ही ले लो। फिर बात करते हैं Vt की। सो अब बात करेंगे Vt की, जो कि है थर्मल वोल्टेज। तो T अपॉन टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन 11,600 होता है। तो एट अगर T की वैल्यू 300 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/116। तो Vt को 0.026 वोल्ट्स या फिर 26 मिली वोल्ट्स लिखते हैं। नॉर्मली आप इसको 25 मिली वोल्ट भी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए लिख सकते हैं, और ईटा को हम 1 लिख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये ईटा और Vt की वैल्यू हो गई है। अब आई नॉट क्या होता है, आई नॉट इज़ अ रिवर्स सैचुरेशन करंट। सो आई नॉट को यूज़ करने के लिए ए इंटू ई या फिर क्यू चार्ज और इंटू NI स्क्वायर, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर, फिर हमारा dP अपॉन LP इंटू 1/ND, फिर DN अपॉन NN इंटू 1/NA। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, ADC के अंदर, जो बेसिक ADC में चैप्टर 1 और 2 में हमने पढ़ाया, तो ये सब वहाँ से आता है। तो यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि इसका रिलेशन हमें याद रखना है। आई नॉट का रिलेशन जो है एरिया के संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो दिख रहा है।
तो इस हिसाब से अगर I02 अपॉन I01 का रेशियो लेंगे तो इक्वल टू A2 अपॉन A1 का ये रेशियो बन जाएगा। और इसी तरीके से I2 और I1 का भी रेशियो बन जाएगा एट द सेम टाइम। ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमें पता है ऊपर के रिलेशन से कि यहाँ पे I भी I0 के, अगर मैं हाईलाइट करके शो करूँ तो ये I भी I0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। तो अगर I0 के कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो फिर वो I के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये चीज़ हो गई। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI स्क्वायर। अब एरिया क्या है? जो PN जंक्शन होता है, तो ये जो जंक्शन बनता है मिडिल में, तो इसका जो एरिया होता है ये हमारा एरिया है, दिस इज एरिया। तो इसी को हमने एरिया माना है और I0 इसी के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब लार्जर द एरिया सो लार्जर द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, लार्जर रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर एरिया बड़ा होगा तो। और NI जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है I0 इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के। और यहाँ पे टेम्परेचर के भी अपर टेम्परेचर के संग एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो NI बढ़ेगा और हमारा फिर NI बढ़ेगा तो I0 भी बढ़ेगा। तो ये जो रिलेशन टेम्परेचर और NI के बीच में है, ये रिलेशन हमारा कैसा है? एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। तो I0 की क्या क्या रिलेशन आए? एरिया के संग आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, NI स्क्वायर के संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ND और NA के साथ में, जो ऊपर फॉर्मूले से हमको दिख ही रहा था। ये फॉर्मूले से हमको दिख रहा है कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I0 दोनों के, ND और NA के, दोनों कंसंट्रेशन और एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। बाकी DP, DN, LN और LP हमारे डिफ्यूजन कोफिशिएंट है और डिफ्यूजन लेंथ अलग अलग है, इनका यहाँ पे कोई एनालॉग में उतना यूज़ नहीं है। तो ये जो रिलेशन है I0 का या I का एरिया के साथ NI स्क्वायर के साथ, ये रिलेशन ज़रूरी है याद रखना। अब यहाँ से शुरू करते हैं एनालॉग। ओके, सो डीसी पावर सप्लाई की बात करते हैं। सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई क्या होती है? मतलब ये एक क्या है? ये मान लो किसी तरीके का सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? नंबर ऑफ सर्किट से मिलके बना होता है। सर्किट्स क्या होता है? नंबर ऑफ कंपोनेंट से मिलके बना होता है। नंबर ऑफ कंपोनेंट डिवाइसेस, मतलब सबसे छोटे लेवल पे होता है डिवाइसेस, वो बनाएगा सर्किट्स, फिर वो सर्किट्स बनाएंगे सिस्टम्स। तो अगर एक तरीके का सिस्टम है जो कि हमें इसके आउटपुट में डीसी सप्लाई दे देता है, तो ये पावर सप्लाई ना होने के बजाय एक तरीके का कन्वर्टर है या सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि आप प्योर एसी देते हैं जब आपको ज़रूरत नहीं है, आपको एसी को डीसी में बदलना है, प्योर एसी दिया आपने और फिर वो आपको डीसी दे देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे होम पे जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है, बहुत सारे अप्लाइंसेस जो डीसी पावर सप्लाई पे चलते हैं, एसी पे डायरेक्ट नहीं चल सकते। तो इस वजह से हमें ये कन्वर्टर चाहिए होता है। तो ये कहाँ होता है? ये मोबाइल के चार्जर में सॉरी लैपटॉप के चार्जर में ये हमारा होता है। ठीक है, तो ये डीसी पावर सप्लाई क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच कन्वर्ट्स एसी पावर इनटू डीसी पावर। ओके, सो रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई हमें यहाँ से मिलती है। अब वो किस ये पावर सप्लाई मतलब ये जो सिस्टम है, मतलब जब हम बोलेंगे डीसी पावर तो वो डीसी वोल्टेज, मतलब जो हमें करंट मिली है डीसी करंट, उसकी बात हो रही है। जब बोलेंगे डीसी पावर सप्लाई तो उस सिस्टम की बात हो रही है जो उस करंट को दे रहा है। तो ये चीज़ की बात हुई। तो कंजिस्ट ऑफ हमारा रेक्टिफायर, फिल्टर और वोल्टेज रेगुलेटर, ये तो तीनों चीज़ हमें पढ़नी है डायोड सर्किट्स के अंडर में। ओके, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो हम प्योर एसी दे रहे हैं, सबसे पहले रेक्टिफायर लगा होता है और हर उसके आउटपुट पे क्या मिल रहा है वो भी देखना जरूरी है। देखो यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी मिल रही है। पल्सेटिंग डीसी का मतलब होता है उसके अंदर एसी और डीसी के दोनों के कंपोनेंट मौजूद होते हैं। फिर फिल्टर हमने लगाया, फिल्टर ने क्या किया? फिल्टर ने हमें दिया फ्लक्चुएटिंग डीसी, कुछ इस तरीके की। इसमें एसी का कंपोनेंट तो चला गया पर डीसी अभी स्मूथ नहीं है। फिर हम वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं और वोल्टेज रेगुलेटर हमें रेगुलेटेड डीसी दे देता है। फाइनली स्टेबल और रेगुलेटेड डीसी जो हमें चाहिए, तो ये काम करता है। तो हर एक सर्किट के आउटपुट में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले रेक्टिफायर है, फिर फिल्टर है, फिर वोल्टेज रेगुलेटर है। अब जब यहाँ पे टर्म आए हैं पल्सेटिंग डीसी, प्योर डीसी, फ्लक्चुएटिंग डीसी, तो इन सबको समझना ज़रूरी है। तो प्योर एसी क्या होता है? प्योर एसी क्या होगा? आपने जो ये देखिए साइनोसॉइड टाइप का, ओके, तो ये हमारा प्योर एसी होता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है कि इसके पीरियोडिक वेरिएशंस होते हैं, पहली चीज़ जो हमको दिख रहे हैं कि हैं। दूसरी चीज़ ये बाई डायरेक्शनल होती है, ये भी हमको दिख रही है कि बाई डायरेक्शनल है।
ओके, इसकी ज़ीरो और ज़ीरो ही एवरेज और डीसी वैल्यू ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो जितना प्लस है उतना माइनस है, तो टोटल हमारा ज़ीरो हो गया। देयर इसका फोर्थ पॉइंट है कि इट हैज़ सिंगल फ्रिक्वेंसी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी एक ही होती है। ओवरऑल सिग्नल की मतलब फ्रिक्वेंसी एक ही फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। फिर बात करेंगे पल्सेटिंग डीसी की, जो कि कुछ इस तरीके की हो सकती है, लाइक दिस। ओके, तो इसका और इस तरीके की भी हो सकती है, और नीचे। तो इसका मेन फीचर क्या है कि इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। तो ये मेन डिफरेंस है जब बात करेंगे इसका प्योर एसी से। पर इसके अंदर कुछ डीसी और एसी का भी कंपोनेंट मौजूद होता है, ये समझने वाली बात है। इसके अंदर पीरियोडिक वेरिएशन है, दिख रहा है, मतलब ये वेरिएशन आगे तक पूरा चलते जाएंगे। और ये क्या शो करते हैं? इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एसी। तो पीरियोडिक वेरिएशंस किस चीज़ का शो करते हैं कि इसके अंदर एसी कंपोनेंट मौजूद है। फिर बात आती है नॉन जीरो एवरेज और डीसी वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। तो ये किस चीज़ को शो करता है कि इसके अंदर डीसी कंपोनेंट है और इसके अंदर हार्मोनिक्स होती हैं। ये मेन चीज़ हो गई याद रखने वाली, कि इसके अंदर पल्सेटिंग डीसी के अंदर हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। ये चीज़ हुई। तो इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ डीसी कंपोनेंट, क्या चीज़? नॉन जीरो एवरेज वैल्यू इंडिकेट करता है डीसी कंपोनेंट के बारे में। हेंस बोथ मीन्स एसी एंड डीसी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन, इसका मतलब है कि दोनों ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। अब बात है कि फ्लक्चुएटिंग डीसी तो निकली यहाँ से, ये कुछ इस तरीके की होती है। अभी हमने पल्सेटिंग डीसी पढ़ी। फ्लक्चुएटिंग डीसी में ओनली डीसी मौजूद होता है, उसको वोल्टेज रेगुलेटर से पास किया और उसने इसको ऐसे स्टेबलाइज करके स्टेबल और रेगुलेटेड डीसी हमको दे दी। तो ये फाइनल काम होता है। अब एनालॉग तो हमने शुरू कर दिया था, उसमें और ज़्यादा एकदम घुस के पहला जो टॉपिक है एनालॉग का है वो है हमारा रेक्टिफायर। उसको शुरू करते हैं कि रेक्टिफायर किस तरीके का होता है, कैसे काम करता है। सो रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच कन्वर्ट्स प्योर एसी को पल्सेटिंग डीसी में हमें कन्वर्ट करके देता है। और या बोला जाए तो इट कन्वर्ट्स बाई डायरेक्शनल वेव फॉर्म इंटू हमारा यूनी डायरेक्शनल वेव फॉर्म में चेंज करता है। मेन ये हमारा इसकी डेफिनेशन है। तो रेक्टिफायर दो तरीके का हो सकता है। एक तो लो वोल्टेज रेक्टिफायर है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, ये प्रोवाइड्स लो डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो जो यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज दे रहा है, मतलब रेक्टिफायर में इनपुट डाला, जो आउटपुट मिल रहा है तो वो लो है, मेन चीज़। और अ फ्यू वोल्ट्स टू फ्यू टेंस ऑफ वोल्ट, मतलब 20 वोल्ट 30 वोल्ट, बस लगभग इतना। और दूसरा है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। ठीक है, इट प्रोवाइड्स हाई डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो मतलब मेन डिफरेंस क्या है कि हाई वोल्टेज देता है हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट्स में। पर क्या होगा, आपका डायोड अगर आप हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट्स में लगा दोगे तो डायोड तो फूक जाएगा। तो इस वजह से हमारा जितना भी काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन, वो हमारा लो वोल्टेज रेक्टिफायर के साथ में होता है, जो हाई वोल्टेज को भी, मतलब जो भी उसमें आप एसी डाल रहे हो वो आपको पल्सेटिंग डीसी लो वैल्यू की बना के देगा खुद ही। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारा पूरा इस्तेमाल होता है इसी का। और यहाँ जो बात करेंगे इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर या उसको बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पूरा यहीं से आता है, जो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है। जब आप रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो हम सिग्नल पे काम कर रहे हैं वो हाई वैल्यू का डीसी सिग्नल है, तब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, हाई वोल्टेज या पावर की। अब यहाँ पे इस चीज़ को करने के लिए अगर आप क्या दे रहे हो, आप प्योर एसी दे रहे हो, वो पल्सेटिंग डीसी बना रहा है। बट प्योर एसी तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो पल्सेटिंग डीसी आपको लो वोल्टेज की दे रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर लगभग सभी को पता ही होगा। इज़ यूज इन लो वोल्टेज रेक्टिफायर टू रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। तो ये सबको पता है। इधर आप V1 देते हो, बीच में ये ट्रांसफार्मर है हमारा, और इधर आपको V2 मिल जाता है। ये वाइंडिंग है, अगर N1 की वाइंडिंग पहली बात ज़्यादा होनी चाहिए N2 से, ये मेन कंडीशन है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ओके, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा मेन फार्मूला यूज होता है V1/V2 इक्वल टू N1/N2। इसका रेशियो वोल्टेज का और करंट के रेशियो के भी इक्वली होता है ये चीज़। एग्जाम्पल 220 वोल्ट अगर दे रहे हैं और वाइंडिंग हमारी 10:1 की है, तो ये इसको 10 टाइम्स घटा देगा, तो हमें आउटपुट में 22 वोल्ट मिलेगा, जिससे हमारा काम चल सकता है। तो ये कॉमन वैल्यू लेते हैं हम एसी सप्लाई की 220 वोल्ट। तो उसको हमने यहाँ करके दिखाया है कि अगर वाइंडिंग हम यहाँ पे 10 गुना ले रहे हैं यहाँ के कंपेरिजन में, तो उसको ये 10 टाइम्स घटा देगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज नेसेसरी। दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है, टू ऑब्टेन लो डीसी आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर, पहली चीज़ जो हमने ऊपर देखी। दूसरी चीज़ क्या है, टू प्रोटेक्ट डायोड्स फ्रॉम हैविंग स्मॉल ब्रेकडाउन वोल्टेज।
या फिर टू प्रोटेक्ट डायोड, सिंपली बोले तो डायोड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लो वोल्टेज सप्लाई चाहिए। हमने एसी तो भेजी 220 वोल्ट की, ये पल्सेटिंग डीसी मिल रही है, अगर ये भी 220 वोल्ट की मिलेगी तो क्या होगा, डायोड फूक जाएगा। तो इस वजह से हमें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम किए इसने, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने। अब बात आते हैं हमारे टॉपिक की कि लो वोल्टेज रेक्टिफायर। डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो ये दो तरीके का हो सकता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर से पढ़ते हैं, ये हमारा दो तरीके का हो सकता है, सेंटर टैप और ब्रिज। ओके, फुल वेव दो तरीके का हो सकता है, हाफ वेव पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो मेन फिगर होता है ये है रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का मेनली। यहाँ पे एक डायोड हमने यूज़ किया है और यहाँ पे इसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद में ही डायोड कनेक्ट करके और इस लोड में आरएल लगा के इसमें हमने लोड ले लिया है। तो मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है आई और इसका वोल्टेज है V0 इस लोड के अराउंड। यहाँ हमने प्योर एसी दी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की, ठीक है, आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है, यहाँ पे VI मिला, तो VI हमारा स्टेप डाउन होके ही मिला होगा, कम ही होके मिला होगा। तो ये चीज़ होगी। तो 220 वोल्ट हमारा लाइन वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज हमारा लाइन फ्रीक्वेंसी है, VI हमारा प्योर एसी वोल्टेज है हैविंग स्मॉलर आरएमएस वैल्यू। तो VI भी हमारा प्योर एसी वोल्टेज है अभी, क्योंकि वो पास थोड़ी हुआ है हमारा डायोड से, तो अभी वो पल्सेटिंग डीसी नहीं बना है, बट लो वैल्यू का है। मतलब यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है कि एसी, लार्ज एसी हमारा स्मॉल एसी पहले ही बन जाता है, उसके बाद उसको हम डायोड से पास करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि इसकी अब जो मिला हमारा प्योर एसी वोल्टेज स्मॉलर आरएमएस वैल्यू के साथ में मिला VI। अब इस VI को, जो कि अपने आप में अभी भी एसी है, इसको हम पास करेंगे डायोड से, है ना, और उसके बाद फिर हमें आउटपुट में मिलेगा। तो इसका लॉजिक तो सिंपल है, यही समझ सकते हैं कि ये आपका कुछ इस तरीके का ये एसी, इसको हम पास कर रहे हैं डायोड से। अब पॉजिटिव साइकिल के लिए तो ये डायोड को ऑन कर देगा, नेगेटिव साइकिल के लिए ये डायोड को ऑफ कर देगा। तो जब डायोड ऑन होगा, ठीक है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, देखो बहुत सीधा सा लॉजिक है, जब डायोड ऑन होगा तभी हमें आउटपुट मिलेगा। डायोड ऑन कब है, पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो इस तरीके से हमको ये हाफ वेव रेक्टिफायर दे देगा। तो ये आधी वेव को ही गायब कर देता है, नेगेटिव वाली। और फुल वेव क्या करेगा, वो हमें इसको भी दे देगा उठा के वापस, जो नेगेटिव वाला पार्ट है, तो वो फुल वेव देगा, हाफ वेव नहीं दे रहा है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जहाँ जहाँ पॉजिटिव हमारा वेव आ रही है, केवल क्योंकि डायोड तभी के लिए ऑन है, बाकी ऑफ है। जब डायोड ऑफ है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। ये लो वैल्यू का इनपुट है, वो हमने देख लिया ऐसा क्यों है। ओके, ट्रांसफार्मर यूज़ करने की वजह से स्टेप डाउन। तो ये यहाँ पे लॉजिक हो रहा है। अभी इसी चीज़ को हम आगे बताएंगे। तो VI यहाँ पे क्या होता है, VI की वैल्यू क्योंकि AC सिग्नल है तो VM sin ओमेगा t, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये हमें 50 हर्ट्ज दे ही दी थी। ओके, तो VM sin ओमेगा t, इसको हम VM sin अल्फा भी लिख सकते हैं। अल्फा क्या हो गया मेरा, ओमेगा t, केवल अल्फा लिखा। तो अल्फा के रिगार्डिंग अगर ड्रॉ करेंगे तो ये VM पॉजिटिव, ये VM नेगेटिव। तो ये तो VI है इनपुट, कैसा लो वैल्यू वाला इनपुट है, ना कि हाई। मतलब अगर 220 वोल्ट दिया था तो ये हमारा केवल 22 वोल्ट वाला है। V0 जैसा मैंने ऊपर बताया कि केवल पॉजिटिव साइकिल के लिए, मतलब 0 से पाई तक, पहले 0 से पाई तक, फिर 2 पाई से 3 पाई तक ये हमारा डायोड ऑन है, तो केवल उसी के लिए हमें आउटपुट मिलेगा जब डायोड ऑन होगा। तो यही इसके ऑपरेशन में आ जाता है कि 0 से पाई तक की अगर आप बात कर रहे हैं, ओके, तो VI जो है वो पॉजिटिव है, मतलब समझ में आता है पॉजिटिव साइकिल में है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो हमारा डायोड जो है वो हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वायर, और ये कुछ इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। तो यहाँ से करंट पास होगी तो VI हमें V0 में मिल जाएगा, सेम V0 के इक्वल, मतलब V0 में VI मिल जाएगा। तो ये चीज़ हुई। तो ये इससे हमें क्या मिला, पॉजिटिव साइकिल के लिए कुछ ऐसा। अब नेगेटिव साइकिल के लिए देखेंगे, पाई से 2 पाई, तो VI हमारा नेगेटिव साइकिल के अंदर है, तो डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन वायर करके शो कर देंगे, तो ऑफ हो जाएगा ओपन सर्किट। तो V0 में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वायर ओपन है, तो हमें क्या करंट मिलेगी, यहाँ पे केवल ऐसा बस। अब इस फिगर और इस फिगर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें फाइनल यही मिल जाएगा जो ऊपर बना है। तो ये आउटपुट हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। ओके, तो इस तरीके से आसानी से हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा हो गया। अब डायोड की अगर एक बात और करते हैं, अगर इसी डायोड की पोलरिटी को हम रिवर्स कर देते हैं। अब रिवर्स कर दिया तो ये N साइड, ये P साइड।
अब क्या होगा, आप बहुत ही सीधी सी बात है, अगर आपकी नेगेटिव साइकिल होगी, नेगेटिव साइकिल होगी, तो नेगेटिव साइकिल होगी तो ये मतलब ये इधर की चीज़ नेगेटिव है, ये मोर पॉजिटिव है, क्योंकि ये जीरो है, पी के साइड में कोई वोल्टेज नहीं है, बट फिर भी नेगेटिव के सामने तो मोर पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी कि ये नेगेटिव साइकिल के लिए ऑन होगा डायोड, तो ये हमारा नीचे वाली इसको ले लेगा, नेगेटिव पल्सेटिंग डीसी को ले लेगा। तो ये चीज़ है, अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो आप डायोड की पोलरिटी को रिवर्स करके यूज़ कर सकते हैं।